जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम महिला पर्यवेक्षक का प्रीवियस पेपर देखने वाले हैं दोस्तों। और ये पेपर है दोस्तों 25 मार्च 2017 का सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस अपलोड कर दिया है दोस्तों, वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा, जिसका प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। और ये 5वां क्लास है, जिसमें हम बहुत ही डिटेल से एक-एक क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत सारे फैक्ट मैं आपको दूँगा, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और यदि आप टेस्ट लगा रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ से बहुत सारा जो फैक्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको टेस्ट में बहुत हेल्प करेगा। आप इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे दोस्तों। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 31 है। प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग उत्पन्न हो सकता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग उत्पन्न हो सकता है? आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, खाँसी, सेकंड ऑप्शन है जलन, थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे मांसपेशियों की क्षति, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में जलन और खुजली। इनमें राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि राइट आंसर कौन-सा होगा, ठीक है? इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है काफ़ी आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे समझते हैं प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है? और साथ ही साथ जो है पुनः निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है दोस्तों, ठीक है? और इससे पहले वाले क्लासेस में जो है मैंने प्रोटीन को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। इसलिए इस क्लास में मैं बहुत कम जो है फैक्ट रखूँगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट रखूँगा, जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। पहला पॉइंट हमने देखा यहाँ पे कि जो प्रोटीन जो होता है ना दोस्तों, ये ऊतकों का निर्माण, यानी कि शरीर के ऊतकों का निर्माण करने में और साथ ही साथ पुनः निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो कमी से कौन-सा रोग हो सकता है? क्वासियोकर रोग, और एक रोग होता है दोस्तों मरामसत, है ना? ये 2 ऐसे रोग हैं जो कि खासकर प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है? ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है और हो सकता है कि आगे आने वाले क्वेश्चनों में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग होता है, ठीक है? ये दोनों आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में इसका सबसे सामान्य लक्षण जो है दोस्तों, वो देखने को मिलता है मांसपेशियों की क्षति के रूप में, ठीक है? ये पहला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो इसका जो सामान्य लक्षण जो है सामान्यतः प्रोटीन की कमी से का वो देखने को मिलता है दोस्तों मांसपेशियों की क्षति, यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों कि शरीर अपनी जो है ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि शरीर को अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की कमी यहाँ पे होती है, जिससे कि मांसपेशियों को यानी कि क्या लगता है यहाँ पे तोड़ने लगता है, ठीक है? इस प्रकार से कहीं न कहीं प्रोटीन की अपर्याप्त मात्रा के कारण जो है जो मांसपेशियों की तोड़ने की जो प्रक्रिया है यहाँ पे पुनः यानी कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा कि मांसपेशियों की यहाँ पे क्षति, यानी कि मांसपेशियों की कमी होने लगती है, ठीक है? इसीलिए जो है सामान्यतः ये प्रोटीन की कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है? और अन्य लक्षणों में जैसे कि थकान हो गया, और उसके बाद में प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है कहीं न कहीं काफ़ी कम हो जाता है, और साथ ही साथ बालों के झड़ना इत्यादि जो बहुत सारे जो लक्षण है प्रोटीन के, वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे दे पाओगे दोस्तों कि खांसी की कमी से कौन-सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है? इससे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मांसपेशियों को क्या होगा, मांसपेशियों की क्षति यहाँ पे होती है, ठीक है? इस प्रकार से हमने बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन को समझा दोस्तों, और हर एक पॉइंट मैंने आपको आपके सामने रखा, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है? इसी प्रकार हम एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि बिना किसी जटिलता के गर्भधारण के लिए उपयुक्त आयु सीमा क्या है? ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि जो है बिना किसी जटिलता के गर्भधारण के लिए उपयुक्त जो है आयु सीमा कितनी है या क्या है? ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 17 से 30 वर्ष, सेकंड ऑप्शन देख पा रहे होंगे 20 से 35 वर्ष, थर्ड ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों 25 से 40 वर्ष, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में 25 से 50 वर्ष तक, ठीक है? इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, क्या कि 20 से 25 वर्ष का जो उम्र होता है दोस्तों, ये प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही
सुरक्षित होता है और प्रेग्नेंट के लिए यही सबसे अच्छा जो एज है वो माना जाता है, ठीक है? और क्यों? क्योंकि इस समय जो है प्रेग्नेंट जो है स्वच्छता यानी कि स्वच्छता के लिए बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, ठीक है? और इस उम्र में महिलाओं का जो शरीर है दोस्तों वो गर्भधारण के लिए सबसे सक्षम माना जाता है और गर्भावस्था के दौरान जो है जटिलताओं की संभावना यहाँ पे इस उम्र में कहीं न कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है 20 से 35 तक, ठीक है? सो ये फैक्ट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 35 वर्ष से कम उम्र में गर्भावस्था धारण करने का यानी कि धारण करने पर गर्भपात जो है उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याओं का खतरा कहीं न कहीं यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है? सो यदि हम देखें कम 20 से यानी कि 20 से 35 से कम भी यदि होता है तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी खतरा हमें देखने को मिलता है। ठीक है? और यदि 35 से प्लस यानी कि 35 से यदि अधिक एज में भी यदि कहीं न कहीं गर्भधारण जो है महिलाएँ करती हैं तो कहीं न कहीं ये भी हानिकारक होता है क्योंकि इस समय क्या होगा कि रक्तचाप में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी यानी कि रक्तचाप में कहीं न कहीं समस्या होगी। इसके बाद में मधुमेह हो गया, जैसे जो बीमारियाँ हैं या जैसे जो समस्याएँ हैं, इनका सामना करना पड़ सकता है और ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में यदि हम कम की बात करें, यानी कि 20 से कम यदि है, तो कहीं न कहीं ये भी गर्भधारण पर अपरिपक्व यानी कि शिशु जन्म और कुपोषण की जो संभावना है कहीं न कहीं यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है? सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है क्वेश्चन से रिलेटेड और इन सबको देखने के बाद में आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया होगा क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या 20 से 35 वर्ष तक, जो कि बिना जटिलता के उपयोग यानी बिना जटिलता के लिए गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त आयु माना जाता है। ठीक है? ना ही आप 17 से 30 वर्ष तक मान सकते हो और ना ही आप जो है 35 से प्लस मान सकते हो, ठीक है? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि मरासमस से पीड़ित बच्चों में कौन-सा नैदानिक लक्षण देखा जा सकता है? अब ये पॉइंट मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि ये क्या है ना? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है जिसमें कि ऑप्शन आपके पास में है दोस्तों। पहला ऑप्शन है असामान्य रूप से कम तापमान, सेकंड ऑप्शन है निर्जलीकरण, थर्ड ऑप्शन है पानी जैसा दस्त और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि क्या ये सभी हो सकते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों, ठीक है? सो इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ जैसे कि हम हर एक क्वेश्चन का जो फैक्ट पहले देखते हैं उसके बाद में उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है? सो हम यहाँ पे समझते हैं बादामश प्रोटीन को, है ना? तो ये प्रोटीन ऊर्जा या कुपोषण का एक गंभीर समस्या यानी कि गंभीर रूप से हम कह सकते हैं कि गंभीर रूप है दोस्तों, जो कि आमतौर पर छोटे बच्चों में ये देखा जाता है, ठीक है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है कि मैदामस क्या है दोस्तों, जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप है, जो कि क्या करता है ये आमतौर पर जो है छोटे बच्चों में देखने को मिलता है ना? और इस बीमारी में बच्चों का जो वजन है ना दोस्तों सामान्यतः कैसे होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है? और हड्डियाँ कैसे होने लगती है यहाँ पे कमज़ोर होने लगती है, ठीक है? हड्डियाँ जैसी दिखाई देने लगती है, यानी कि जो शरीर में जो हेल्थ है कहीं न कहीं काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है? सो शरीर हड्डियों जैसा दिखने लगता है, ठीक है? सो ये खास इसके लक्षण है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है और इसके प्रमुख लक्षण भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सामान्यतः जो है जो सामान्य रूप से कम तापमान जो है उनमें देखने को मिलता है। उसके बाद में शरीर की ऊर्जा का स्तर जो है कम होने यानी कि कम होने से शरीर का तापमान कहीं न कहीं काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है? सो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, सामान्य रूप से क्या होगा, सामान्य रूप से कम तापमान यदि है, तो कहीं न कहीं शरीर की ऊर्जा का स्तर कम होने लगेगा। कम होने से शरीर का जो तापमान है, वो कैसा हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है? और नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं निर्जलीकरण, यानी कि उचित पोषण और जल की कमी के कारण जो है शरीर में पानी की भारी कमी होने लगती है, जिससे कि ये निर्जलीकरण की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ-साथ में जो है पानी जैसा दस्त यदि हो रहा है, तो यहाँ पे एक गंभीर कुपोषण का संकेत है और जो है यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दर्शाते हैं, ठीक है? सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है? सो इस प्रकार से हमने सभी पॉइंटों को देखा, सो इससे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे दोस्तों कि जो मदामस से पीड़ित बच्चों में कौन-सा नैदानिक जो है लक्षण है, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि सामान्य रूप से तापमान भी में भी कमी आ रहा है ना? उसके बाद में निर्जलीकरण में भी कहीं न कहीं समस्या हमें देखने को मिल रहा है निर्जलीकरण के रूप में और उसके बाद में पानी जैसा दस्त, है ना? तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे और इन्हीं के आधार पे हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है कि 9 माह की उम्र में खसरा टीका के साथ दी जाने वाली विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है?
इससे पहले वाले जो क्लासेस मैंने अपलोड किया है वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी मैंने बहुत सारे फैक्ट बताया है और वो क्लास देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईज़िली दे पाओगे दोस्तों। सो क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि 9 माह की उम्र में खसरा टीका के साथ दी जाने वाली विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, जिसमें कि ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन जो है 1 लाख, सेकंड ऑप्शन देख पा रहे होंगे 1000, थर्ड ऑप्शन देख पा रहे होंगे 20 लाख, सॉरी 2 लाख, डी यानी कि लास्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे 3 लाख। ठीक है, सो इसका बताना है कि कितना होता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों प्रोटीन ए की, सो है ना, सो प्रोटीन ए क्या करता है दोस्तों, बच्चों में जो है भांजापन और साथ ही साथ अन्य प्रतिरोधक जो क्षमता है उसकी कमी को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जो अंधापन जैसे जो समस्या है, अंधापन हो गया या फिर अन्य प्रतिरोधक क्षमता जो है इसकी कमी को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जो है ये बच्चों को खासकर दिया जाना चाहिए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि हम देखें दोस्तों, सो ये 9 माह की कम यानी कि 9 माह की उम्र के यानी कि उम्र में पहली बार जो यहाँ पे आंकड़ा निकाला गया था वो निकाला गया था 2 लाख आईयू पर। ठीक है, जो कि विटामिन की कमी के खुराक के कारण दी जाती है ना, विटामिन की खुराक दी जाती है। और इसके बाद लगभग 6 से 6 माह यानी कि 6 से 6 माह के अंतराल में ये अगली खुराक दी जाती है। ठीक है, और विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ रात में दिखने की जो समस्या है या कठिनाई है उसमें जो है कहीं न कहीं निजात पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा विटामिन ए को, जो कि विटामिन ए बच्चों के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि अंधापन और अन्य प्रतिरोधक क्षमता की कमी को दूर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उस प्रकार से आपको याद रखना है और इससे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि 9 माह की उम्र में खसरा टीका के साथ दी जाने वाली विटामिन ए की जो पहली खुराक कितनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति की प्रतिरोधक प्रणाली किसी बाहरी एजेंट के विरुद्ध मजबूत हो जाती है। सो इसमें क्या होता है दोस्तों, पोषण, टीकाकरण, संचारण या कुपोषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी बाहरी एजेंट के विरुद्ध मजबूत हो जाती है। सो किसके से मजबूत यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है या जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत होगा बाहरी रूप से, वो बताना है आपको। ठीक है, सो ये आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। सो पहले हम यहाँ पे समझते हैं टीकाकरण को। ठीक है, सो टीकाकरण क्या है दोस्तों, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए ये टीके के रूप में लगाया जाता है दोस्तों। और इससे क्या होगा कि शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जिस प्रकार जैसे पिछले बार आपने कोरोना के दशक में आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन दिया जा रहा था, है ना, उससे क्या हो रहा था कि यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा था, है ना, यानी कि एंटीबॉडीज का विकास हो जाता है और भविष्य में क्या होगा दोस्तों, संक्रमण से बचने के लिए मदद करता है। ठीक है, जैसे कि बीसीजी हो गया या फिर जो डीपीटी हो गया या पोलियो हो गया, ये ऐसे बहुत सारे जो टीके हैं जो कि गंभीर समस्या या गंभीर बीमारी से बचने के लिए दिए जाते हैं। और ये खासकर जो बच्चों और वयस्कों के लिए आवश्यक होते हैं और खासकर जो संक्रामक रोग होते हैं उनको रोकने के लिए ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो टीकाकरण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनको जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये आप सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों। टीकाकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकने के लिए यानी कि रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एंटीबॉडीज का यहाँ पे क्या होगा, विकास होता है और भविष्य में संक्रमण से बचने के लिए मदद करता है। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जैसे कि बीसीजी हो गया, डीपीटी हो गया या फिर पोलियो या फिर एमएमआर इत्यादि जो टीके जो है बीमारी से बचने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास में आ चुका है दोस्तों, टीकाकरण। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आज के क्लास में मैंने जो फैक्ट है वो काफी कम और बहुत ही शॉर्ट में रखा है दोस्तों। यदि आप इससे पहले वाले क्लासेस देखे होंगे और उसमें मैंने डिटेल दिया है, उसी प्रकार से यदि आप हर क्लास में डिटेल चाहते हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो ताकि मैं डिटेल उसी प्रकार से आपको दे सकूं, ताकि आपको और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, जो कि आपको डिटेल
इन्हीं क्लासेसों के माध्यम से मिलेगी। और आप सभी को पुनः फिर से बता दूं कि इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको डाउनलोड करके जो है पीडीएफ से इन क्वेश्चनों को पुनः फिर से अच्छा से रिवीजन कर लेना है। और पीडीएफ आपको हर एक क्लास में देखने को मिलता है दोस्तों। हो सकता है कि पीडीएफ थोड़ा लेट अपलोड हो, लेकिन आपको पीडीएफ मिलता ही है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2009 में संशोधित पोषण मानकों के अनुसार गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ऊर्जा प्रोटीन की आवश्यकता मात्रा क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और इस क्वेश्चन को भी इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है दोस्तों, एक नहीं बल्कि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। सो 2000 के अनुसार जो है 2000 में संशोधन जो हुआ, और संशोधन के अनुसार पोषक मानकों के अनुसार गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके उनके लिए ऊर्जा और प्रोटीन्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऊर्जा 200 किलो कैलोरी और प्रोटीन 10 से 12 ग्राम, या फिर ऊर्जा 400 किलो कैलोरी और प्रोटीन 10 से 12 ग्राम, या फिर ऊर्जा 600 किलो कैलोरी और प्रोटीन 18 से 20 ग्राम, या फिर ऊर्जा 900 किलो कैलोरी और प्रोटीन 20 से 25 ग्राम। से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों, ठीक है। सो यदि आपने पिछले बार का जो क्वेश्चन देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा दोस्तों कि जो 2009 में जो संशोधन हुआ था, और संशोधन के तहत जो है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको जो एनर्जी या ऊर्जा जो चाहिए दोस्तों, वो चाहिए 600 किलो कैलोरी, और साथ ही साथ प्रोटीन जो यहाँ पे कहा गया था वो कहा गया था 18 से 20 ग्राम, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। तो जो गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती है दोस्तों, इनको सामान्यतः जो पोषक की आवश्यकता, सामान्य रूप से पोषक की अधिक आवश्यकता होती है, और इनके लिए जो है 600 किलो कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन की सिफारिश यहाँ पे किया गया था, ठीक है। और यह जो है शिशु के उचित विकास के लिए और साथ ही साथ दूध उत्पादन और माँ के स्वास्थ्य के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि कितना 600 किलो कैलोरी, और जो है प्रोटीन कितना होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए 18 से 20 ग्राम, ठीक है, जो कि 2009 के संशोधन के आधार पर, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बीसीजी का पूरा नाम क्या है। सो बीसीजी का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। इससे पहले कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ बीसीजी से रिलेटेड। सो बीसीजी क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से तपेदिक यानी कि तपेदिक, या हम कह सकते हैं टीबी से बचाव के लिए ये दिया जाता है बीसीजी का टीका। और यहाँ जो है माइक्रोबैक्टीरियम वॉइस के कमजोर के कारण, यानी कि ये हमें देखने को मिला, यानी कमजोर के रूप में हमें देखने को मिलता है, और यह जन्म के समय जो है शिशु अवस्था में पाया जाता है, यानी शिशु अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, जो कि ताकि आप जो है टीबी से सुरक्षित यानी कि सुरक्षा मिल सके। तो यह जन्म के समय जो है शिशु अवस्था में ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जिससे कि जो है टीबी से सुरक्षा मिल सके, ठीक है। तो इसे कब दिया जाता है, शिशु अवस्था में ही दिया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किस रोग से बचाव किया जाता है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से करता हूँ दोस्तों कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किस रोग से बचाव किया जाता है। ऑप्शन है डिप्टीरिया, पोलियो, तपेदिक, उपरोक्त सभी, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है कि ऐसा कौन सा, यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किस रोग को, यानी कि रोग का बचाव किया जाता है, ठीक है। सो इससे पहले मैं कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो कुछ फैक्ट हम देखते हैं टीकाकरण से रिलेटेड। सो टीकाकरण कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या है, नवजात शिशु और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको संक्रमण से बचाने के लिए ये टीकाकरण के रूप में दिया जाता है दोस्तों। और इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित बीमारियां यहाँ पे शामिल है, जैसे डिप्टीरिया है, तो यह एक जीवाणु के, यानी कि जीवाणु द्वारा, ये हम कह सकते हैं कि जीवाणु संक्रमण के द्वारा फैलता है, जो कि गले और श्वसन प्रणाली को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। सो ये डिप्टीरिया बचपन में दिया, यानी कि टीकाकरण के माध्यम से दिया जाता है। इसके बाद में पोलियो की यदि हम बात करें दोस्तों, यह पोलियो भी एक वायरस संक्रमक रोग है। पोलियो कैसा वायरस संक्रमक रोग है, जो कि पक्षघात, या हम कह सकते हैं कि हाँ पक्षघात का कारण बनता है, इसीलिए इसमें जो है इसका टीका दिया जाता है। इसके बाद में तपेदिक या टीबी यदि हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये क्या करता है, फेफड़े को प्रभावित करने में
यहाँ पे मदद करता है यानी कि प्रभावित करता है, जिससे कि संक्रामक रोग होने की जो संख्या है कहीं यानी कि होने की जो क्षमता है कहीं न कहीं बढ़ जाती है। सो इसको रोकने के लिए जो है तपेदिक का टीका यहाँ पे दिया जाता है और ये कब दिया जाता है? बचपन में दिया जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था आपको, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे दोस्तों कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो है डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, तपेदिक हो गया, इन सबको जो है टीकाकरण के माध्यम से दिया जाता है दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो है मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्टीयरिंग ग्रुप की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सो आपके पास ऑप्शन है परिवार कल्याण मंत्री, सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना? सो इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है, कब किया गया था? 2005 में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्वस्थ या ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं और साथ ही साथ अन्य जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनको सुधारना था, ठीक है? तो ये मुख्य उद्देश्य भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था और स्टार्ट कब किया गया था? 2005 में किया गया था और इस मिशन के तहत जो है मिशन जो है स्टीयरिंग ग्रुप गठित किया गया था दोस्तों, जिसका जो अध्यक्ष है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कल्याण मंत्री करते हैं, ठीक है? और इस समूह का कार्यक्रम इस समूह का कार्य नीति निर्धारण जो है दोस्तों, संसाधन या आवंटन या फिर कार्यक्रम जो है प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी यहाँ पे की जाती है और एनआरएचएम को जो है लगभग 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विलय किया गया था दोस्तों, ठीक है? सो इस प्रकार से इसके पूरे फैक्ट हमने यहाँ पे देखा। अब इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। सो स्वास्थ्य स्तर एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो स्टीयरिंग ग्रुप की अध्यक्षता कौन करता है? तो इससे आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा कि स्वास्थ्य और जो है परिवार कल्याण सचिव के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है, ठीक है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, पोषण की स्थिति तय करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, पोषण की स्थिति तय करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सो पहला ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्थिति, सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा, थर्ड ऑप्शन है कपड़े या फिर सोने की आदत, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो किसी भी व्यक्ति के पोषण स्तर को निर्धारित करने के लिए उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका जो है होती है दोस्तों। सो इसके लिए क्या है दोस्तों, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिरता या फिर पोषण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो हो सकता है कि आय का स्तर, यानी कि अधिक आय वाले जो लोग हैं पौष्टिक भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन वहीं यदि हम गरीब वर्ग को देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं वे कुपोषित से यानी कि उनमें कुपोषण का खतरा हो सकता है, क्योंकि वे अच्छे पौष्टिक आहार जो खाद्य पदार्थ है उनका जो है वो नहीं खरीद पाते हैं। और यही शिक्षा की स्तर तक में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कुपोषण का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है अधिक बेहतर पोषण संबंधित जो पर्याप्त जो जानकारी है या पर्याप्त जो है संबंधित निर्णय ले सकते हैं, और वहीं गरीब या हम कह सकते हैं अशिक्षित परिवार में यदि हम देखें दोस्तों तो कहीं न कहीं संतुलन आहार का महत्व नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? सो ये भी एक 2 फैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड नज़र आ रहे होंगे, यानी कि पोषण की स्थिति तय करने में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? सो वो होते हैं दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्थिति, है ना? सामाजिक आर्थिक स्थिति जो कि दोनों होते हैं, क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होता और यही जो है आय की स्थिति भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त जो है मात्रा में धन ना होने के कारण भी जो है वे पर्याप्त वो या फिर अच्छा पौष्टिक आहार या उच्च पौष्टिक आहार वो नहीं ले पाते हैं। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज की क्लास में पूरे 10 क्वेश्चन देखा दोस्तों, और सभी क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही डिटेल से दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है रहन सहन की स्थिति, यानी कि स्वच्छ वातावरण में नहीं रह पाते हैं, ये भी एक स्थिति यानी कि इसका कारण हो सकता है दोस्तों। इसके बाद में स्वच्छ सेवाएं की उपलब्धता, तो कहीं ना कहीं स्वच्छ सेवाएं यदि नहीं मिल पा रहा है तो यह भी व्यक्ति को जो है स्वस्थ सेवाएं आसानी से मिल पाती है, जो कि पोषण संबंधित बीमारियों से बचा सकती है, ठीक है? सो ये भी काफी अच्छा है, ठीक है? सो इस प्रकार से जो 4 मैंने फैक्ट यहाँ पे रखा
जो कि सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले हैं। सो पहला आय का स्तर हो सकता है, सेकंड जो है शिक्षा का स्तर हो सकता है। आय का स्तर मैंने देख बताया आपको कि जो पौष्टिक आहार जो है वो अधिक आय वाले अच्छे खरीद सकते हैं, लेकिन वहीं जो गरीब वर्ग जो है वो जो है कहीं न कहीं अच्छे पौष्टिक आहार खरीदने में सक्षम नहीं पाते, इसलिए उन्हें कुपोषण का खतरा कहीं न कहीं अधिक होता है। सेकंड हमने देखा दोस्तों शिक्षा का स्तर, यानी कि शिक्षा जो है शिक्षित व्यक्ति कहीं न कहीं पोषक संबंधित जो पदार्थ है या पोषक संबंधित जो चीज़ें हैं उनका निर्णय या उनका सेवन या फिर उनका निर्णय वो सही से ले सकते हैं और वहीं संतुलित आहार का जो है महत्व समझ सकते हैं। वहीं गरीब वर्ग को देखें दोस्तों, से कहीं न कहीं जो है संतुलित आहार को समझने में उनको काफ़ी समस्या होगी, वो पूर्ण रूप से या समझ ही नहीं पाएँगे, है ना? इसके बाद में नेक्स्ट अगला रहन-सहन की स्थिति, यदि स्वच्छ या फिर अ, स्वच्छ पेयजल या फिर स्वच्छ भोज्य पदार्थ यदि ले रहे हैं या फिर रहने की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छा है, तो कहीं न कहीं पोषण से संबंधित जो प्रभाव है यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे जो है अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, सो कहीं न कहीं पोषण संबंधी जो समस्या है यहाँ पे कम होगी। लेकिन यही असुरक्षित या फिर हम कह सकते हैं कि रहन-सहन की स्थिति सही नहीं है, वहाँ प्रदूषण अधिक है, तो कहीं न कहीं जो है पोषण की समस्या यहाँ पे देखने को मिल सकती है कुपोषण का, है ना? इसके बाद में स्वस्थ सेवाएँ उपलब्ध कराना, यदि व्यक्ति को स्वस्थ सेवाएँ आसानी से मिलती हैं, तो कहीं न कहीं पोषण संबंधित जो बीमारियाँ हैं, उनसे व्यक्ति बच सकता है और उनका बचाव किया जा सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल से देखा दोस्तों, लेकिन इस क्लास में मैंने ज़्यादा फैक्ट नहीं रखा, क्योंकि इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने बहुत ही डिटेल से दिया है, जिससे मैंने ये देखा है दोस्तों कि वो क्लासेस काफ़ी लंबे हुए, क्योंकि मैंने 10-10 क्वेश्चन ही लिया, लेकिन वो सभी क्लासेस लगभग 1 से डेढ़ घंटे के हैं। सो ये जो है अगले प्रकार से मैंने ये क्लास बनाया, जिसमें कि मैंने बहुत ही शॉर्ट डिटेल दिया है। यदि आप चाहते हो कि उसी प्रकार से डिटेल आपको मिले या फिर इस प्रकार से मिले, दोनों में से आप बता दीजिएगा, सो उसी प्रकार से अगली क्लासेस में देने का प्रयास करूँगा। सो ये क्लास कैसे लगा ये आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप आपकी तैयारी को बहुत अच्छा से कर सकते हो और रिवीजन आप अच्छे से कीजिएगा दोस्तों। और आप सभी को पता है कि जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम डेट है काफ़ी नज़दीक है, और ऐसे में आपको आपकी तैयारी का जो रफ्तार है वो बढ़ाना होगा, ताकि आप जो है अभी आपके पास में जितना समय है उसमें आप अधिक से अधिक रिवीजन कर सकें और अधिक से अधिक टेस्ट दे सकें। और टेस्ट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा दोस्तों आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट। सो आप कहीं से भी ऑनलाइन टेस्ट खरीदें और कहीं न कहीं आप टेस्ट अधिक से अधिक लगाएँ, जिससे कि आपको आपका जो तैयारी है वो पता चले और आपको और कितना तैयारी करना है, ये भी जानकारी आपको टेस्ट के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है? सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।